हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का पॉइंट होगा वह है इंडिया श्रीलंका रिलेशन, भारत और श्रीलंका संबंध। देखिए, भारत श्रीलंका संबंध जो है वह दो मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। किन दो परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है भारत और श्रीलंका संबंध? पहला इस दृष्टिकोण से कि वहाँ पर यानी कि श्रीलंका में कुछ महीनों पहले संसदीय चुनाव वहाँ पर संपन्न हुए और संसदीय चुनाव संपन्न होने के बाद वहाँ पर जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए उन्होंने पहले विदेशी दौरे के रूप में उन्होंने भारत को चुना, यानी कि चाइना के बजाय उन्होंने भारत को प्रायोरिटी दी है। तो स्वाभाविक है कि भारत श्रीलंका संबंध इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, चूंकि हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत दौरा संपन्न हुआ है, तो जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते किए गए, वे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए भारत श्रीलंका संबंध 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। और चूंकि भारत के द्वारा आप देखेंगे कि विदेश नीति में लंबे समय से नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाई गई है। और पड़ोसी प्रथम में आप देखेंगे जिन देशों के साथ, अब देखिएगा कि भारत के पड़ोस में कई सारे देश स्थित हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन काफी बेहतर रहा है कुछ दिनों पहले तक। श्रीलंका के साथ काफी रिलेशन बेहतर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से भारत श्रीलंका संबंध काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और श्रीलंका में जो कुछ लंबे समय तक क्राइसिस जो देखने को मिला है, उसके बाद से फिर से एक बार भारत श्रीलंका संबंध पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग भारत श्रीलंका संबंध एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। अब आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत श्रीलंका संबंध जो है वह चर्चा में क्यों रहा है। हमने चर्चा में रहने के दो महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके द्वारा 15 से 17 दिसंबर 2024 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की गई, यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत दौरा संपन्न हुआ है दिसंबर 2024 में। श्रीलंका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति दिसानायके की यह पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा थी। और हमने बताया कि इसीलिए यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति ने अपने पहले विदेशी दौरा के लिए भारत को चुना है और भारत को प्रायोरिटी दी है, भारत को वरीयता दी है। तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया श्रीलंका रिलेशन। अब हम लोग अभी जो नवीनतम समझौते हुए हैं उस पर चर्चा करें, उससे पहले आगे हम लोग एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इंडिया और श्रीलंका के बीच लंबे समय से रिलेशन किस प्रकार के रहे, दोनों देशों के बीच संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सभी पहलुओं का हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत श्रीलंका संबंध, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध है। अगर मैप पे देखें तो बिल्कुल क्लियर है और आप लोग अवगत हैं। इंडिया के नीचे यहाँ पे देखा जाए तो यह एक श्रीलंका देश स्थित है, द्वीपीय कंट्री इसे कह सकते हैं, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। और भारत का एक हिंद महासागर में एक भरोसेमंद साथी के रूप में श्रीलंका जो है एक मित्र राष्ट्र बना हुआ है। दोनों के बीच अगर आप संबंध देखें तो एक ऐसा नहीं है कि श्रीलंका को आज़ादी मिली है 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच संबंध जो है 1947-48 से शुरू हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप याद करिए, मौर्य काल का आप समय याद करिए। मौर्य काल में एक शासक हुआ था अशोक ने क्या किया था कि उस समय आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो बौद्ध धर्म उस समय चरम सीमा पे पहुंच गई थी अपने प्रचार के लेवल पे, ठीक है। तो अशोक के द्वारा अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। यानी कि हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है काफी ऐतिहासिक है और काफी प्राचीन है हमारे सांस्कृतिक संबंध। अशोक के समय से हमारे संबंध देखने को मिल रहा है और संबंध की नींव में क्या है तो बौद्ध धर्म है। यानी कि बौद्ध धर्म सांस्कृतिक रूप से भारत और श्रीलंका को काफी लंबे समय से जोड़कर रखे हुए है। तो दोनों के बीच अगर आपसे पूछा जाएगा संबंध किस प्रकार के हैं तो डायरेक्ट आपको यही बताना होगा कि दोनों के बीच अगर संबंध देखा जाए तो काफी ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक और धार्मिक भी है। सांस्कृतिक और धार्मिक इस संदर्भ में क्योंकि बौद्ध धर्म दोनों
दोनों कंट्रीज को जोड़ने का एक पुल के रूप में काम करता है और मौर्य साम्राज्य से लेकर ही हमारे इन दोनों देशों के बीच संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य कर रहे हैं दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध को लेकर। इतना ही नहीं, अब देखेंगे तो श्रीलंका में तमिल लोग जो है काफ़ी अधिक संख्या में रहते हैं श्रीलंका में, ठीक है। और ये जो तमिल लोग हैं मेरे ख्याल से 1.6 मिलियन इनकी आबादी है। अब डेटा को एक और कन्फर्म हो लेंगे, लेकिन लगभग इसी के आसपास आबादी होगी, 1.6 मिलियन या बिलियन, ठीक है। ये जो तमिल लोग हैं जो श्रीलंका में रह रहे हैं, तमिल संस्कृति के जो लोग हैं वे वहाँ पर बेसिकली चाय और रबड़ के जो बागान हैं वहाँ पे कार्य करते हैं। तो जो तमिल संस्कृति है, तमिल संस्कृति भी सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इन दोनों देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सांस्कृतिक संबंध में जो दो महत्वपूर्ण पहलू हुए, पहला जो पहलू हो गया वह बौद्ध धर्म का संदर्भ और दूसरा जो पहलू हो गया वह तमिल संस्कृति का संदर्भ। बहुत प्राचीन संस्कृति है तमिल संस्कृति, ठीक है। तो इन दोनों का संदर्भ जो है भारत और श्रीलंका को ऐतिहासिक रूप से जोड़ने के लिए काफी है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। अब दूसरा आइए, रक्षा एवं सुरक्षा। अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो हिंद महासागर में एक काफी भरोसेमंद मित्र राष्ट्र हमारा श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ भारत, चूंकि हिंद महासागर में भारत का एक पड़ोसी देश है, तो स्वाभाविक है कि इसके साथ हमारे हर एक क्षेत्र में संबंध बेहतर होने चाहिए। अगर रक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो भारत श्रीलंका के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास में भाग लेता है ताकि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ सके, दोनों देश समुद्री सुरक्षा को लेकर मजबूत हो सकें और समुद्री चुनौतियां जो भी आ रही है सुरक्षा को लेकर उससे निपट सके। तो भारत के द्वारा कई सारे युद्धाभ्यास संपन्न किए जाते हैं श्रीलंका के साथ। अगर भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना के बीच दोनों देशों की थल सेना का अगर युद्धाभ्यास देखा जाए तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना जो सैनिक जो हैं इसमें भाग लेते हैं, और नौसैनिकों के बीच अगर देखा जाए नेवी के बीच, इंडियन नेवी और श्रीलंकाई नेवी के बीच, तो स्लाइनेक्स जो है युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के नौसेना के बीच संपन्न होती है, ठीक है। तो युद्धाभ्यास जो है इसके जरिए भारत और श्रीलंका आपस में अपनी मित्रता को बरकरार रखे हुए। इतना ही नहीं, एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो मिलन है उसमें भी ये दोनों देश शामिल हैं। तो रक्षा और सुरक्षा के स्तर पर भी देखा जाए तो दोनों देश आपस में मिलकर विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक युद्धाभ्यास जो है दोनों मिलकर करते हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए अन्य महत्वपूर्ण पहलू रक्षा और सुरक्षा को लेकर तो श्रीलंका के द्वारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की नींव रखी गई है, ठीक है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए श्रीलंका की पहल है, और इसे देखा जाए तो हाल ही में 5वां जो मेंबर इसका है वह बांग्लादेश बना, ठीक है। इसके अलावा इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये 4 कंट्री इसके मेंबर हैं, और 5वें मेंबर कंट्री के रूप में इसमें बांग्लादेश शामिल हुआ है। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, यह श्रीलंका की एक पहल है, और श्रीलंका बेसिकली इस पहल को इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया था कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो भी समुद्री सुरक्षा है उन समुद्री सुरक्षा को लेकर एक मजबूत नींव तैयार किया जाए, मजबूत गठजोड़ तैयार किया जाए। तो रक्षा और सुरक्षा को लेकर आप भारत और श्रीलंका की संजीदगी को यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है व्यापारिक। देखिए, व्यापारिक संबंध जो है किन्हीं भी दो देशों के साथ, व्यापारिक संबंध जो होता है दो देशों के साथ संबंधों के निर्धारण करने में व्यापारिक संबंध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी उद्देश्य से देखेंगे, भारत श्रीलंका का एक पड़ोसी देश तो है ही, और इसी उद्देश्य से देखेंगे कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध काफ़ी कारगर रहे। तो इसके लिए वर्ष 2000 में यानी कि 2000 ईस्वी में भारत और श्रीलंका के बीच FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब यह टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, इसमें वस्तुओं को शामिल की जाती है, और जिन वस्तुओं को FTA के दायरे में लाया जाता है उन वस्तुओं पर व्यापार करने पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है। और देखेंगे कि श्रीलंका इसका बखूबी फायदा उठा रहा है। श्रीलंका जो है अपने
कुल व्यापार का 60% से अधिक जो निर्यात भारत को जो निर्यात करता श्रीलंका, उसका 60% से अधिक जो है वह एफटीए के दायरे में रहकर निर्यात करता है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर भारत को भी देखेंगे तो श्रीलंका में एक काफी बड़ा निवेशक के रूप में भारत उभर कर सामने आया है। आप ऐसे भी देखेंगे कि एशियाई कंट्रीज आप इस रीजन में देखें जहां पे भारत श्रीलंका वगैरह कंट्री है, तो पड़ोसी देशों में आधिपत्य दो ही देशों का देखने को मिलेगा आपको, या तो भारत का आपको आधिपत्य देखने को मिलेगा या फिर चाइना का आपको आधिपत्य देखने को मिलेगा। लेकिन हर एक पड़ोसी देश में भारत एक काफी अच्छा निवेशक, काफी अधिक मात्रा में, चाहे वह बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो, तो भारत एक बहुत बड़ा निवेशक श्रीलंका के लिए बना हुआ है। अगर इन दोनों देशों के बीच ट्रेड को देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 23-24 में इन दोनों देशों के बीच जो आपसी व्यापार है वह $5.5 बिलियन का है, जिनमें से भारत के द्वारा निर्यात किया गया है $4.1 बिलियन। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच व्यापार है $5.5 बिलियन, और $5.5 बिलियन में से भारत निर्यात करता है लगभग $4 बिलियन और बाकी फिर आयात करता है। तो इन दोनों देशों के बीच आपसी संबंध देखेंगे, 2023-24 का डेटा है। ठीक है, जब नवीनतम डेटा आएगा तो आप लोग यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम लोग अब एफडीआई के रूप में देखा जाए तो वर्ष, हालांकि पुराना डेटा है, नया डेटा होगा तो आप लोग ऐड कर लेंगे, 2005 ईस्वी से लेकर 2019 ईस्वी तक का अगर देखा जाए तो भारत से एफडीआई लगभग $1.7 बिलियन श्रीलंका में गया है। ठीक है, तो आप निवेश के दृष्टिकोण से देखें, एफडीआई के दृष्टिकोण से देखें, ट्रेड के दृष्टिकोण से देखें, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो व्यापारिक संबंध है वह काफी बेहतर है। अगला आइए, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण। शिक्षा एवं क्षमता निर्माण और शिक्षा को लेकर भी भारत और श्रीलंका दोनों देश काफ़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। और श्रीलंका देखेंगे तो भारत विभिन्न व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के साथ साथ श्रीलंकाई छात्रों को सालाना 710 छात्रवृत्तियों एवं 402 आईटीसी प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करता है। तो भारत जो है वह श्रीलंका के छात्रों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, छात्रवृत्तियाँ प्रोवाइड करा रही है, और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रोवाइड करा रहा है इंडिया श्रीलंका के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, और एक जो क्षमता निर्माण स्किल डेवलपमेंट का कार्य है उसके लिए भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग, देखिए क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग, इसमें भारत और श्रीलंका कई सारे मोर्चों पर मिलकर क्षेत्रीय जो संगठन है उसके रूप में और बहुपक्षीय सहयोग उसके रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा तो भारत और श्रीलंका दोनों बिम्स्टेक के मेंबर हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक के मेंबर हैं, सार्क के भी मेंबर हैं भारत और श्रीलंका। ठीक है, सार्क के मेंबर हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसके मेंबर हैं, भारत की पड़ोस प्रथम नेबरहुड पॉलिसी है उसका एक अभिन्न अंग है श्रीलंका, और भारत का जो सागर विजन है उसका भी एक अभिन्न अंग है श्रीलंका। तो इन सभी मोर्चों पे आप देखेंगे, 5 तो हमने यहाँ पे ही एग्जांपल बता दिया, इन सभी मोर्चों पर आप देखेंगे तो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और दोनों भारत के द्वारा हर एक सेक्टर में देखा जाए तो श्रीलंका के साथ संबंध को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि दोनों जो है एक पीसफुल कंट्री के रूप में दोनों देशों के बीच रिलेशन बरकरार रहे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा हित दोनों के स्वाभाविक है कि अगर हिंद महासागर में अस्थिरता रहेगी तो दोनों देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। समुद्री सुरक्षा से संबंधित कोई इशू होगा तो इसका सामना दोनों देशों को करना पड़ेगा। दोनों आपस में पड़ोसी देश है, और भारत का निकटतम हिंद महासागर में मित्र कंट्री कोई है तो वह है श्रीलंका। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से दोनों के वहां पर भी हित जो है आपस में मिलते हैं, आपस में टकराते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों के बीच संबंध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यटन। हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया। देखिए, कई महत्वपूर्ण ऐसे इशू होते हैं वह डिस्कशन के दौरान सामने निकल कर आते हैं, तो हर एक चीज को यहाँ पर लिखना संभव नहीं होता है। तो जो भी महत्वपूर्ण जो डेटा होते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कोशिश करें कि आप लोग कलम साथ में चलाते चलें जब लेक्चर को सुने तो, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग लिखते चलें और बाद में फिर इस नोट्स से आप लोग अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो
अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने का कार्य करता है वह है टूरिज्म, पर्यटन। आप देखेंगे कि कुछ वर्ष पहले श्रीलंका जो था वह इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। श्रीलंका में काफ़ी अधिक आर्थिक अव्यवस्था देखने को मिल रही थी, अस्थिरता देखने को मिल रही थी। वहाँ पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था, राजकोषीय घाटा पूरी तरीके से एकदम बढ़ चुका था श्रीलंका का। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न था कि एक तो महत्वपूर्ण रीजन यह था कि कोविड-19 के काल में वहां पर देखा जाए तो चूंकि द्वीपीय देश की अगर आप देखेंगे कि द्वीपीय देश जो होते हैं उसकी जो इकोनॉमी होती है वह सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर हिस्सा जो उसका पर्यटन का होता है। हर किसी का, मालदीव का भी उदाहरण देख सकते हैं आप, श्रीलंका का भी उदाहरण आप देख सकते हैं। तो द्वीपीय देशों की जो इकोनॉमी होती है वह पर्यटन पर निर्भर होती है। कोविड काल में आपने देखा कि कोविड काल में हर एक जो व्यक्ति थे वे घर की चार दीवारियों के अंदर बंद रहते थे, बाहर आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन थी, उनके अंदर डर था कि कहीं कोविड का शिकार न वे हो जाएं। तो श्रीलंका में पर्यटन पर इसका काफ़ी, श्रीलंका के हर एक कंट्री में इसका पर्यटन पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा। न तो कोई बाहर जा रहा था, न ही कोई बाहर से अंदर दूसरे देश आ जा सकता था। तो पर्यटन के कारण श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वह गिरती चली गई। इसके अलावा वहाँ के सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लाए गए थे। अचानक से वहाँ पे प्राकृतिक खेती पे जोर दिया गया था, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बंद कर दिया गया था, सरकार में अस्थिरता रही, वो कई सारे अलग पहलू हैं। लेकिन यहाँ पे पर्यटन जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण पहलू था। और भारत और श्रीलंका के बीच देखेंगे तो इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण आधार जो है वह है पर्यटन। अगर आप देखें तो 2022 में, वर्ष 2022 ईस्वी में भारत से लगभग 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक श्रीलंका गए हैं सिर्फ 2022 में, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा जो अधिक पर्यटक हैं श्रीलंका गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि इससे कितना अधिक उसे वित्तीय स्रोत के रूप में यह काम कर रहा होगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच एक मजबूत जो एक कड़ी है दोनों के बीच बेहतर संबंध का, वह है पर्यटन, टूरिज्म। मालदीव के साथ भी देखेंगे तो पर्यटन काफ़ी एक बेहतर पुल है दोनों के बीच रिलेशन को बेहतर करने का। और हाल के दिनों में भारत मालदीव के जो रिलेशन बिगड़े उसके बाद जो मालदीव की इकोनॉमी पर असर पड़ा उसे भी आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं। तो भारत और श्रीलंका का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था पर्यटन। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच संबंध कैसे हैं वह हमने यहाँ तक समझा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं इन दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के संबंधों में क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है मछुआरे को लेकर। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि चाइना की पॉलिसी क्या है यहाँ पर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित देश है उनके साथ। आप जानते हैं कि चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है और इसके जरिए चाइना के द्वारा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि जो विकासशील कंट्री हैं, अल्प विकसित कंट्री हैं, अफ्रीकी कंट्री हैं, उन सभी देशों में चाइना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है और उसके बदले में उसे पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है उन कंट्रीज को। चाइना के द्वारा यही पॉलिसी जो है, चाहे आप बांग्लादेश में देखेंगे, श्रीलंका में देखेंगे, इन सभी देशों में आपको देखने को मिलेगा। चाइना के द्वारा श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसका विकास किया जा रहा है। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रोवाइड किया जा रहा है, काफ़ी कम ब्याज दर पे उसे ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है। और चाइना का श्रीलंका के साथ रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक गठजोड़ में भी वृद्धि हो रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर दूसरे देश का हमारे पड़ोस में इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा तो वह हमारे लिए चिंता का सबब बनेगा। और यही हमारे लिए चिंता का सबब है। हर पड़ोसी देश में आप देखेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए भारत की एक विदेश नीति के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है चीन की नीति को काउंटर करना। इसके लिए कई सारे पॉलिसी लाए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा क्वाड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत सरकार IMEC कॉरिडोर बन रहा है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो अलग पक्ष है। लेकिन चीन की सामरिक उपस्थिति, श्रीलंका में चीन की सामरिक उपस्थिति भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। चाइना के द्वारा यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में इन्वेस्ट किया जा रहा है, निवेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट का विकास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप गौर करिए, कुछ दिनों पहले की बात है, आपने न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो इस बात का आपने गौर किया होगा कि चाइना के 2
जासूसी जहाज श्रीलंका आया था और श्रीलंका के द्वारा उसे अपने तट पर रुकने की अनुमति दी गई थी। हालांकि भारत के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी। भारत के द्वारा कहा जा रहा था कि इससे चीन का ये गुप्त जहाज है जो कि जासूसी जहाज है जो कि भारत की सूचनाओं को एकत्र करने के लिए यहां पर आया है। भारत के द्वारा श्रीलंका के साथ इसकी सख्त आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। तो चीन की उपस्थिति आप इस कदर आप पड़ोसी देशों में समझ सकते हैं। तो निस्संदेह चीन की सामरिक उपस्थिति भारत और श्रीलंका संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है मछुआरों से संबंधित विवाद। आए दिन आप सुनते हैं कि भारत के कई सारे मछुआरों को श्रीलंका में पकड़ लिया गया है श्रीलंका सैनिकों के द्वारा, और श्रीलंकाई मछुआरे को भारतीय सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया गया। आए दिन ये न्यूज़ आते हैं। न्यूज़ आने का सबसे बड़ा रीज़न है पाक जलडमरू मध्य में समुद्री सीमा को लेकर इन दोनों देशों के बीच अस्पष्टता देखने को मिलती है। कच्चा तीवू द्वीप जो है पाक जलडमरू मध्य में ही स्थित है। और अगर हालांकि देखा जाए तो 1974 ईस्वी में भारत और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत कच्चा तीवू द्वीप जो है उसे श्रीलंका को सौंप दिया गया था। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि कच्चा तीवू द्वीप जो है वह मत्स्यन के लिए भारत के लिए भी खुला रहेगा और भारतीय मछुआरे जाकर वहां पर जो जाल वगैरह होते हैं उसको वहां पर द्वीप पर सुखा सकेंगे। तो ये एग्रीमेंट में था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारतीय मछुआरे वहां पर जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, गोलीबारी की घटनाएं सामने आती हैं। तो मछुआरे से संबंधित विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में लंबे समय से बरकरार है, लंबे समय से बना हुआ है और इस चुनौतियों को जितना जल्द हो यथाशीघ्र इसे निपटाना चाहिए। अगला है तमिल अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार। यह अक्सर देखने को मिलता है। चूंकि श्रीलंका में आप देखेंगे तो सिंहली भाषी लोग और तमिल भाषी लोग यही दो मुख्य रूप से हैं। तमिल वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के साथ आप दुर्व्यवहार देखेंगे हर एक कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी हाल की घटना से आप लोग परिचित होंगे। श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल हैं, उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये तमिल जो अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार का जो मुद्दा है वह भारत और श्रीलंका के बीच एक कमजोर कड़ी है। और आप देखेंगे कि तमिलनाडु, इसीलिए तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पे काम करता है। अक्सर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा आप देखेंगे कि तमिल मुद्दे को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखा जा रहा है, राष्ट्रपति को लेटर लिखा जा रहा है। क्योंकि तमिलनाडु के जो तमिल लोग हैं वही श्रीलंका में, उन्हीं के जो पूर्वज वगैरह हैं वे श्रीलंका में रह रहे होते हैं, तो उनके मुद्दों को उठाया जाता है। तो एक कमजोर कड़ी है तमिल अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार। अगला है कट्टरपंथी तत्वों की उपस्थिति, ठीक है। आप इसके अलावा भी आप कई सारे पक्ष को यहाँ पर देख सकते हैं। सीमा सुरक्षा और तस्करी को लेकर एक महत्वपूर्ण जो संघर्ष है इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे 4-5 बिंदु हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ये तो हमने एक ओवरव्यू हमने अभी तक डिस्कस किया चाइना और श्रीलंका का। अब हम लोग आते हैं कि आखिर हाल के दिनों में हालिया जो दौरे हुए हैं श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति का, तो उस समझौते में, उस दौरे में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु पर समझौते किए गए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु को ही हम लोग देखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, इधर उधर का कुछ नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट। पहला जो महत्वपूर्ण समझौता किया गया, 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण देने की चर्चा की गई। यानी कि भारत जो है 1500 सिविल सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रदान करेगा और वे सिविल सेवा अधिकारी श्रीलंका के रहने वाले होंगे, यानी कि उनको यहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा। अगला 100 आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए व्यापक छात्रवृत्ति कार्यक्रम, यानी कि भारत जो है श्रीलंका के 100 इकोनॉमिक जो वीकर स्टूडेंट होंगे, आर्थिक रूप से जो पिछड़े स्टूडेंट होंगे, उनका चयन करके 100 अभ्यर्थियों को, 100 छात्रों को एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला पॉइंट है त्रिंकोमाली को एक क्षेत्रीय ऊर्जा और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करना, यानी त्रिंकोमाली श्रीलंका में स्थित है और भारत के द्वारा एक क्षेत्रीय ऊर्जा और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर इस पे सहयोग प्रदान किया जाएगा। भारत की सहायता से श्रीलंका में डीपीआई को लागू करने पर सहमति बनी। डीपीआई का मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत की सहायता से श्रीलंका में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा। और महत्वपूर्ण समझौते देखते हैं हम लोग। भारत की अनुदान सहायता से श्रीलंका में कांके संतुराई बंदरगाह के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई, ठीक है। त्रिंकोमाली
एक ऊर्जा केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो कांके संतुरई बंदरगाह है। जैसे आप देखेंगे कि हम्बनटोटा बंदरगाह है ना, जो चाइना के द्वारा विकसित किया जा रहा है, श्रीलंका का है, लेकिन भारत के द्वारा कांके संतुरई बंदरगाह का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है और इसके जरिए चीन के प्रभाव को काउंटर करने का, चीन के प्रभाव को संतुलित करने की नींव रखी गई है। अगला है दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन संबंधी समझौते हुए दोनों देशों के बीच। दोनों देशों ने क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के लिए हिम महासागर रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के द्वारा एक ठोस कार्य योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। और अगला एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच जो हालिया संपन्न हुए, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत आगमन हुआ तो कई सारे ऐसे रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो दोनों देशों के संबंधों को बेहतर कर सकता है। ठीक है, ऊर्जा केंद्र के रूप में त्रिकोमाली को विकसित करने पर समझौता बना। कांके संतुरई बंदरगाह का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वहां पर लागू किया जाएगा। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच में किए गए हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण पहलू का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, हमने देखा भारत और श्रीलंका के बीच किस प्रकार के रिलेशन है, उसके बाद दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखा, इसके बाद हालिया समझौते को देखा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर भारत के लिए श्रीलंका का क्या महत्व है। भारत के लिए श्रीलंका का महत्व अगर आप देखेंगे तो भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो मैप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर भारत का श्रीलंका के लिए क्या महत्व है। ठीक है, आप देखिए पाक डमरूमत दोनों को जोड़ने का काम करा भारत और श्रीलंका। भारत का सबसे निकटतम जो पड़ोसी देश है, मित्र राष्ट्र महासागरीय क्षेत्र में, वह है श्रीलंका। तो अगर पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर होंगे तभी वहां पर सुख शांति समृद्धि आ सकती है और विकसित कंट्री के श्रेणी में भारत शामिल हो सकता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है हिंद महासागर की सुरक्षा। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, हिंद महासागर की स्थिरता के लिए भारत और श्रीलंका के बीच, दोनों देशों के बीच मित्रवत संबंध होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर यहां पर समुद्री सुरक्षा बरकरार नहीं रहती है, वहां पर समुद्री आतंकवाद की घटनाएं होती है, समुद्री वहां पर किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे तो दोनों देशों के हित इससे प्रभावित होंगे। इसलिए हिंद महासागर में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो और श्रीलंका इस दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, पड़ोस प्रथम नीति का हिस्सा। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार की इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है विदेश नीति है। विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है पड़ोस प्रथम की नीति। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे कि पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में दो डॉक्ट्रिन काफी महत्वपूर्ण है। एक है गुजराल डॉक्ट्रिन और उसके बाद 2014 ईस्वी के बाद से जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध पर जोर दिया जा रहा है। तो पड़ोस प्रथम की नीति यानी कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर किया जाए। अब पड़ोसी देशों के साथ संबंध में देखा जाए तो अफगानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल और भूटान भी आता है। उसी प्रकार से श्रीलंका भी हमारा पड़ोस प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तमिल संस्कृति हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर भारत और श्रीलंका को सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाएगा कि ऐतिहासिक संबंध दोनों देशों के बीच कब से विकसित हो रहा है, तो आपको मौर्य काल में जाना पड़ेगा, बौद्ध धर्म के उदय में जाना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय उसी समय होता है जब मौर्य साम्राज्य, मतलब दोनों एक दूसरे के समकालीन है। मौर्य साम्राज्य का उदय और उधर गौतम बुद्ध लगभग समकालीन है दोनों। ठीक है, हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिंबिसार, उसी समय संभवतः गौतम बुद्ध का भी आविर्भाव होता है और गौतम बुद्ध, बिंबिसार, ये सब समकालीन है। और हर्यक वंश के आप देखेंगे कि हर्यक वंश के बाद जो नंद वंश आता है, फिर इधर आपका मौर्य वंश आता है, तो ये सभी समकालीन होंगे। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच आप देखिएगा तो ऐतिहासिक संबंध, एक तो बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण कड़ी है और दूसरा महत्वपूर्ण कड़ी तमिल संस्कृति है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 1.6 मिलियन तमिल जो हैं वे श्रीलंका में रह रहे हैं, बेसिकली चाय और रबड़ बागानों में काम करते हैं। तो एक काफी अधिक सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो दोनों काफी महत्वपूर्ण है। पड़ोस में चीन के प्रभाव को कम करना। स्वाभाविक हमने बताया कि चाइना BRI के माध्यम से पड़ोसी देशों में अपने संबंध को विकसित कर रहा है और इसी समझौते में आप देखिए ना, कई सारे ऐसे समझौते किए गए हैं जिसका अगर ढंग से क्रियान्वयन कर दिया जाता है तो चीन का प्रभाव धीरे धीरे आपको पड़ोसी देशों में कम देखने को मिलेगा। कांके संतुरई बंदरगाह हमने ऊपर बताया, चीन के द्वारा श्रीलंका में हम्बनटोटा का विकास किया जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा कांके संतुरई बंदरगाह का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तिनकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप
रूप में विकसित किया जाएगा। तो भारत भी उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है और उन देशों को जितना अधिक से अधिक वित्तीय सहायता हो पाए, ऋण की सहायता हो पाए, वह भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि चीन के प्रभाव को तो काउंटर किया ही जा सके और उस देश का वास्तव में आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। क्योंकि जब पड़ोस में शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी, पड़ोस का विकास होगा, तो निस्संदेह भारत का भी विकास होगा और भारत के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये सभी हैं और भारत का काफ़ी अधिक निवेश इन देशों में देखने को मिलता है। तो संक्षिप्त रूप में हमने भारत श्रीलंका को डिस्कस किया। अगर निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर लिखा जा सकता है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर सुधार की हमें आवश्यकता है। दोनों देशों के मध्य व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का और विस्तार किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ताकि चीन का जो प्रभाव है उसको पूरी तरीके से तो हम काउंटर कर ही सके। क्योंकि देखिए, चाइना का जो उद्देश्य है, चाइना भले वह किसी भी देश में वह निवेश करता हो, लेकिन चाइना का उद्देश्य जो है आर्थिक नव उपनिवेशवाद की ओर जाता है और भारत का जो उद्देश्य है मानव कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए जाता है। तो उद्देश्य देखा जाए, उद्देश्य के दृष्टिकोण से, तो दोनों देशों के उद्देश्य में अंतर देखने को मिलता है। तो निस्संदेह भारत को चाहिए कि चाहे वो ट्रेड की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है, अधिक से अधिक हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त निगरानी, पर्यावरण संरक्षण तथा संपर्कता में भी सुधार की जानी चाहिए। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं, वह भारत और श्रीलंका संबंध यहाँ पर फिनिश होते हैं। कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने इस पर डिस्कस किया है। एक महत्वपूर्ण सूचना लास्ट में आप सभी के लिए है, अगर आप लोग 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम हो, पढ़ाई के लिए समय कम मिल पा रहे हो, रिवीजन करना हो, तो टीम आईएसपीसीएस सेंटर के द्वारा 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण नोट्स को तैयार किया गया है, जिसमें जीएस 1 और 2 से संबंधित, इसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा, जीएस 1 और 2 से संबंधित 150 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करके मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। महत्वपूर्ण एडिटोरियल का नोट्स तैयार किया गया है और महत्वपूर्ण डाटा का कलेक्शन तैयार किया गया है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सभी का मॉडल आंसर आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग मटेरियल को इनरिच करने के लिए, मार्क्स को बेहतर करने के लिए मटेरियल आप लोग परचेज करना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र हुआ 8375934036। इस नंबर पे आप फ़ोन मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स परचेज करना हो तो डायरेक्ट इसी नंबर पे RS 1500 रुपया फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। 1500 रुपया चार्ज है। इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दें। व्हाट्सएप पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ की अभी से लेकर मुख्य परीक्षा के आयोजित होने तक आपको करेंट अफेयर और अन्य मटेरियल जो है वहाँ पे आपको नियमित अंतराल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग निस्संदेह अगर 17वीं मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो इस कोर्स को आप लोग जरूर परचेज करें। मार्क्स को बेहतर इनरिच करने में, कंटेंट इनरिच करने में और मार्क्स को बढ़ाने में यह कार्यक्रम निस्संदेह लाभदायी होगा। जी एसए और डीआई इन 2 सेक्शन को छोड़कर हर एक सेक्शन इसमें शामिल है। करेंट अफेयर, आईआर, नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। तो हर एक सेक्शन शामिल है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। नंबर है 8375934036, प्रशांत कुमार। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।